Welcome back everyone. Welcome to सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 136 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। मिश्रित इसमें प्रश्न होंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 136 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट आज का। ये 20 प्रश्न है इसमें और बहुत पुनरावृत्ति होती है एग्जाम्स में इन प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और विक्रमशिला जो है बिहार के भागलपुर में स्थित है और यह नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला जो है बिहार के भागलपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर एक प्राचीन स्थल है। मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां द्वारा? मनसबदारी पे कई बार प्रश्न बना एग्जाम में। ये अकबर द्वारा शुरू की गई एक प्रशासनिक प्रणाली थी। देखिए 1571 में अकबर ने मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के रूप में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। मनसब जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या पोस्ट। मनसबदार एक रैंक धारक या एक अधिकारी को संदर्भित करता है। मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य मुगल सरकारी अधिकारियों की रैंकिंग, उनके नागरिक और सैन्य कर्तव्यों के साथ साथ उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू योर वेदास। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसा नहीं केवल पीसीएस के एग्जाम में, दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कई कई बार ये प्रश्न पूछा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यह वैदिक शिक्षा तथा धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने और वैदिक काल के पुनरुद्धार का आह्वान था। तो विकल्प बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है? कानपुर का पठार, अरावली क्षेत्र, दक्कन ट्रैप, छोटा नागपुर का पठार? भारत का रुर प्रदेश है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर बी। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर के पठार को भारत के रुर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल यानी मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र में लोहा इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको जल संधि, पाक जल संधि? भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने इस पर। देखिए पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के को आपस में जोड़े हुए है और जो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल वो अंडमान निकोबार के मध्य है। जो ग्रेट चैनल है वो भारत के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य है। जो कोको जल संधि है वो अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का उसके मध्य है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में है ये है इसका आंसर। उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है यानी सही सुमेलित नहीं है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में, रानी झांसी समुद्री उद्यान लक्षद्वीप, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात?
फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, ये नेशनल पार्क भी है, उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली या शांत घाटी पश्चिमी घाट में यानी केरल में, ये भी ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात ठीक है। रानी झांसी समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार में है, ये लक्षद्वीप में नहीं है, तो यही गलत है, यही आंसर है। तो सही सुमेलन कुछ इस प्रकार से होगा, यह है क्षेत्र और यह है राज्य। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, न कि लक्षद्वीप में। बाकी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है ये। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? एग्जाम्स में पूछा था। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध किससे? कौशिकी ब्राह्मण का संबंध किससे? ऐत्रेय ब्राह्मण का किससे? गोपत ब्राह्मण का किससे? ये अलग अलग करके ही पूछा जा सकता है, मैच वैच करके भी एक में ही 4 पूछे जा सकते हैं। तो जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। वेद कितने? 4 वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। देखिए, जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से, और ऋग्वेद से ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों। ठीक है, पांचों के पांचों किससे हैं? 1 2 3 4 5 किस वेद से हैं ये संबंधित, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, कौन सा इनमें? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख, और इसी अभिलेख में राजा नंद का भी प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी जो है वह व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये एग्जाम्स में स्टेटमेंट में मात्र, किंतु, परंतु इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, केवल, ये अधिकतर गलत ही होते हैं। तो यहाँ भी चौथा वाला जो है वो डी गलत है और वही आंसर होगा। देखिए, प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट। 11वां प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा इनमें? चालुक्य, चोल, पल्लव, सातवाहन? सातवाहन, ऑप्शन नंबर ए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? नागर, गांधार, बेरा, शिखर? गांधार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है गांधार शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, बताइए। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण? उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं है, क्योंकि इसमें से एक आंसर है, वो आंसर है मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर सी। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। ये प्रश्न आ गया इंडियन पॉलिटी का। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, संसद द्वारा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। लोक लेखा समिति इंग्लिश में बोलते हैं इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
देखिए, भारत में संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। लोक लेखा समिति का गठन हर साल लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है ये। और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल नहीं बल्कि इसकी भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, तो केवल एक ही इसका आंसर सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के पश्चात टी कृष्णाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया था? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इस एक के अलावा 6 हो गए सदस्य, तो वो कुल मिला के टोटल कितने? 7 डॉक्टर अम्बेडकर को मिलाकर। अब इसी में पूछ रहा है टी कृष्णाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। इनको शामिल किया गया था डीपी खेतान के स्थान पर सदस्य के रूप में, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके स्थान पर आए थे टी कृष्णाचारी, क्योंकि कुल 7 थे, 6 रह गए, तो फिर से 7 करने ना। देखिए, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। अम्बेडकर के अतिरिक्त इसके 6 अन्य सदस्यों की बात करें, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, वी एल मित्र और डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई 1948 में, तो इन्हीं के स्थान पर आए थे टी कृष्णाचारी। यही पूछ रहा है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जेएसपीएससी यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है जेएसपीएससी का गठन? देखिए, गठन की बात हो रही है, राष्ट्रपति नहीं करते गठन। गठन करेगी पार्लियामेंट, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद। सी है इसका आंसर। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडल के आग्रह पर जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो गठन करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किसे जलप्रपातों का शहर के रूप में जाना जाता है? नैनीताल में तो कहाँ जलप्रपात? शिमला मनाली में है काफ़ी, लेकिन जलप्रपातों का शहर है रांची। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची को जलप्रपातों का शहर के रूप में जाना जाता है। जो हुंडरू जलप्रपात है वो भारत के झारखंड राज्य में रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात रांची में स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और सोन नदी, तो डी है इसका आंसर। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक स्थान है। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, नर्मदा तो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, माही नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। 1 और 3 हो गया।
1 3 इसमें है। साबरमती भी तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, तो 1 2 3 4 हो गया। लूनी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी है। डी है इसका आंसर। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या तापी, साबरमती, माही, लूनी, ये सब पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णा, कावेरी, गंगा आदि नदियां जो हैं वो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां हैं। तो डी करेक्ट है। 1 2 3 4। तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।